Hello everyone, this is Pratibha Bhagat and welcome you all in this lecture session. In last lecture session, I had discussed about the diseases of mango tree, and today I am going to discuss about another horticulture crop, that is citrus. So, in citrus, various varieties or various species in the list like lemon, orange, grapefruit, mandarin, tangerine, pomelo, and key lime, etc. There are so many species coming under the citrus and which are affected by various pathogens, but there are two very important diseases which cause severe loss in citrus, and today I am going to discuss about these two diseases which are canker and gummosis. So let's start from the canker. So our first disease is citrus canker. So let's go through first economic importance. This disease occurs in all growing states of India and all over the world, and this disease is caused by a bacteria which is Xanthomonas xenopodis PV citri, and uh, this disease is epidemic in USA and endemic in India, and in India it is reported from Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Assam and Uttar Pradesh. Acid lime is highly susceptible to canker, and this disease infect all species of citrus plant. So let's go to see the symptoms. So as you can see that there is a two images of the symptom, first one on leaf and other one in fruit. बट ये डिसीज़ प्लांट के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है. यह डिसीज़ प्लांट में लीव्स, ट्विंग्स, पेटियोल्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, इवन ट्रंक को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इन सब के सिम्टम्स सारे पार्ट्स में देखे जा सकते हैं. सबसे पहले सिम्टम लोअर लीफ में सबसे पहले लीफ में जो सिम्टम्स होता है वो लोअर साइड पे अपीयर होना स्टार्ट होता है. फिर बाद में यह सिम्टम लीफ के दोनों ही साइड में दिखने लगता है. जैसे ही डिसीज़ सीवियर कंडीशन में आता है तो डिसीज़ के सिम्टम्स ट्रंक्स, रूट में भी दिखाई देने लगते हैं, यानी कि इनका रूट्स और ट्रंक्स भी इन्फेक्ट होने लगता है. स्टार्टिंग में लीव्स में स्मॉल, राउंड, वाटरी, ट्रांसलूसेंट रेज्ड येलो ब्राउन स्पॉट लीव्स में और ओल्ड ब्रांच में अपीयर होते हैं. जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इस वाले इमेज में देखने से समझ आएगा कि जो जो आपका सिम्टम्स है वो पहले स्मॉल लीजन्स के रूप में, स्पॉट्स के रूप में अपीयर होता है, जो कि शेप में राउंड होता है, स्टार्टिंग में वाटरी और ट्रांसलूसेंट होता है, और वह नॉर्मल फ्रूट के सरफेस से या लीफ के सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ आता है. जैसे जैसे डिसीज़ डेवलप होने लगता है, स्पॉट्स का साइज़ बढ़ने लगता है, और जो स्ट्रक्चर होता है या जो राउंड स्पॉट स्ट्रक्चर होता है यह एक रफ कॉर्ड की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक येलो ब्राउन टू ग्रे कलर के रेज्ड मार्जिन से कवर्ड रहते हैं, एंड उसमें बाद में येलो हॉलो भी आ जाती है. जिस तरह देख सकते हैं कि इसमें साइड में किस तरह से येलो हॉलो आपको देखने को मिल रहा है इन लीफ में. तो फ्रूट्स में वैसे बहुत कम ही येलो हॉलो बनते हैं, मोस्टली लीफ में आपको येलो हॉलो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि फ्रूट्स में जो पीली आभा है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है. तो इस तरह से ये पैथोजन या बैक्टीरिया लीफ एंड फ्रूट दोनों में ही इन्फेक्शन फैलाता है. और यह जो लीजन्स है फ्रूट में भी रफ़ एंड कॉर्की रहते हैं. जैसे जैसे डिसीज़ का इन्फेक्शन फैलते जाता है जो प्लांट में डिफॉलिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनमें पत्तियाँ झड़ने लगती है, और जो प्लांट होती है उसकी हाइट रुक जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि प्लांट आपका स्टंट हो जाएगा, और जो फ्रूट का इल्ड है वह भी रिड्यूस हो जाता है. जो हमारी फ्रूट होती है उनकी साइज़ अच्छे से बढ़ नहीं पाती, और उसमें ग्रोथ हो भी जाए तो उनमें जो जूस होता है वो उनकी मात्रा कम हो जाती है.
तो इस तरह से ये कैंकर के लीजन्स जो हैं वो आपके फ्रूट और अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम्स। अब देखते हैं इस डिसीज़ का पैथोजन। यह डिसीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया, यह एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्री के द्वारा कॉज होता है। यह बैक्टीरिया गामा प्रोटियोबैक्टीरिया फाइलम से बिलोंग करता है। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया या तो ग्राम नेगेटिव होता है या तो ग्राम पॉजिटिव, बट यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है और इसका जो शेप होता है वो सिलेंडर या फिर रॉड शेप का होता है। साथ ही साथ ये एरोबिक है, यानी कि फिर ग्रोथ के लिए एयर इसे रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, यानी कि यह मोटाइल बैक्टीरिया है जिसमें एक सिंगल पोलर फ्लैजिला रहती है जिसे हम मोनोट्राइकस कहते हैं। इस तरह के सिंगल आप देख सकते हैं कि इस इमेज में बहुत अच्छी तरह से विजिबल नहीं है इसका फ्लैजिला, बट बहुत ही हाईलाइन होने के कारण इसका फ्लैजिला नहीं दिख रहा। जैसे कि मैंने ये मार्क किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हल्के से कलर में यह जो पैथोजन है वो आपका फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह के पोलर फ्लैजिला को हम कहते हैं मोनोट्राइकस फ्लैजिला। ये था बैक्टीरिया का शेप, साइज़। एंड ये बैक्टीरिया का जो साइज़ होता है वह लंबाई और चौड़ाई में अलग होता है। इसकी जो लंबाई होती है बैक्टीरिया का वह 1.5 to 3 माइक्रोमीटर होता है इन लेंथ, एंड चौड़ाई में इसका जो साइज़ होता है वह होता है 0.5 to 1.5 इन माइक्रोमीटर। इस तरह से देख सकते हैं सेकंड इमेज में किस तरह से बैक्टीरिया प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू एंटर करता है और इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। मोस्टली यह बैक्टीरिया प्लांट में या तो स्टोमाटा के थ्रू ही एंटर करेगा या फिर किसी भी ह्यूमंस के द्वारा कॉज किया वुंड्स या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा या फिर किसी एनवायरमेंटल कंडीशन के द्वारा अगर प्लांट में कोई वुंड्स बन जाता है तो उनके थ्रू यह पैथोजन प्लांट में एंटर करता है। तो इस तरह से यह इस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, और यह बैक्टीरिया किसी भी तरह के स्पोर प्रोड्यूस नहीं करता, ये केवल इसमें ऊज ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम डिसीज साइकिल की तरफ। तो जैसे कि ये जो पैथोजन है यह होस्ट प्लांट टिश्यू में केवल और केवल स्टोमेटा और वुंड्स के थ्रू ही अंदर एंटर कर पाता है और धीरे धीरे फ्रूट फोलिएज के एपोप्लास्ट में कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर देता है। इसका जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरियल सेल के द्वारा होता है, जो कि लीव्स पे इन्फेक्टेड ट्रीज पे 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकती है। एंड इसका ऑटोनोमस डिस्पर्सल होता है मोस्टली इन्फेक्टेड सीडलिंग से, बट जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो मोस्टली आपका प्लांट जो आपका बैक्टीरिया है वह उसके स्टोमेटा के थ्रू या फिर वुंड्स के थ्रू प्लांट में एंटर करने के द्वारा होता है, या फिर आपके इन्फेक्टेड सीडलिंग्स के द्वारा इसका प्राइमरी इन्फेक्शन फील्ड में या आपके ऑर्चर्ड में आता है। देन इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन मोस्टली आपके रेन स्प्लैश के थ्रू होता है, जिसमें बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वो आपके रेन स्प्लैश के थ्रू अदर हेल्दी पार्ट में प्लांट के जाके इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं, या फिर ऑर्चर्ड के किसी अदर हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ सिट्रस लीफ माइनर इस डिसीज़ को हेल्प करता है डिसेमिनेट करने में, यानी कि यह बैक्टीरिया को सिट्रस लीफ माइनर जो कि लीफ में फॉलिएज को की फीडिंग करता है, वह इस पैथोजन को, इस बैक्टीरिया को प्लांट में डिसेमिनेट करने में बहुत ही अधिक मात्रा में हेल्प करता है। साथ ही साथ इस डिसीज़ का जो फेवरेबल कंडीशन है वह है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक फ्री मॉइस्चर होना 20 मिनट के लिए, जो इस डिसीज़ को इनिशिएट करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। इस तरह से हम इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से जो पैथोजन है वह प्लांट में एंटर कर रहा है। एंटर करने के बाद
प्लांट में इसने एंटर किया। एंटर करने के बाद वो इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा फॉलिएज, फ्रूट एंड यंग स्टेम में। फिर जैसे ही इरिगेशन या फिर रेन्स के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो क्या होगा, स्प्रेड होगा अदर हेल्दी प्लांट्स में। साथ ही साथ ये या तो यह उसे डिसेमिनेट करने में हेल्प करेंगे या फिर उसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। और यह फेवरेबल कंडीशन जैसे जैसे मिलता जाएगा प्लांट को, उसमें डिसीज़ डेवलप होती जाएगी। एंड देन अगेन रेन एंड वाटर के थ्रू ये डिसीज़ या फिर एयर के थ्रू जाके किसी अनहेल्दी हेल्दी पार्ट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगी। तो इस तरह से इसका डिसीज़ साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये था इस कैंकर के लिए, कैंकर का डिसीज़ साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें अगर हमें फील्ड में अपने इन्फेक्शन नहीं चाहिए तो हमेशा हमें हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल ही फील्ड में लगाना चाहिए। और या तो हमें हेल्दी सीडलिंग्स का यूज़ करना चाहिए या फिर हमें हेल्दी ग्राफ्टिंग मटेरियल को यूज़ करने के लिए, अगर हम ग्राफ्टिंग के थ्रू पौधा तैयार करना चाह रहे हैं तो हमें ऐसे ग्राफ्ट्स का यूज़ करना होगा जो कि हेल्दी हो, जिनमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो और किसी नए एरिया से लाए गए हों। इसके अलावा हम टॉलरेंट वैरायटी का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तेनाली सिलेक्शन एंड बालाजी। ये दोनों ही वैरायटीज़ डिसीज़ को टॉलरेंट करने में बहुत ही अच्छे हैं। हम इन दोनों वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हैं इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम इस डिसीज़ को जैसे कि टॉलरेंट वैराइटीज़ हम डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम केवल प्लांट को कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इस डिसीज़ को टॉलरेट कर जाए और कम से कम इन्फेक्शन प्लांट में आए अगर हो। तो इस तरह से हम टॉलरेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जितना भी इन्फेक्टेड पार्ट है, जितना भी हमें अगर इन्फेक्शन स्टार्ट प्लांट में दिख चुका है तो जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट हैं उन्हें हमें निकाल देना चाहिए, उनमें प्रूनिंग करने देनी चाहिए और उन्हें जला देना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी फॉलिंग लीव्स हैं उन्हें भी हमें फील्ड्स में हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर सैनिटेशन का प्रोसेस करना चाहिए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। इसके अलावा हम लीफ माइनर को भी हमें बहुत ही ज़रूरी कंट्रोल करना, ताकि वो इस डिसीज़ को डिसेमिनेट ना कर पाए प्लांट टू प्लांट और एक ही प्लांट में अदर पार्ट्स, एक पार्ट से दूसरे पार्ट। इस तरह से हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके डिसीज़ को फील्ड में आने से रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इनके अलावा हम केमिकल ट्रीटमेंट भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक घोल तैयार करना होगा, जिसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा होगी 1 ग्राम एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो मात्रा होगी, जो अमाउंट होगा वो रहेगा 30 ग्राम। इन दोनों ही अमाउंट को हमें आपस में मिक्स करके 10 लीटर के वाटर में मिक्स कर देना है, सॉल्यूशन बना देना। और सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें इसे प्लांट में अप्लाई करना है और हमेशा हमें इसे फोर्टनाइट इंटरवल्स पे ही नर्सरी में अप्लाई करना चाहिए और फोर्टनाइट इंटरवल्स में ऑर्चर्ड में भी अप्लाई करना चाहिए। मोस्टली रेनी सीज़न के टाइम में, रेनी सीज़न में इस डिसीज़ को अगर हम इन केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही कारगर साबित होते हैं। लेकिन हमें ऐसे टाइम में अप्लाई करना चाहिए जब हमें पता हो कि बारिश उस वक्त पे नहीं होने वाली, क्योंकि अगर हम एप्लीकेशन करते हैं और बारिश आ जाती है तो वो केमिकल ऑब्वियसली प्लांट से धुल जाएगा, उतर जाएगा। तो हमें रेनी सीज़न में अप्लाई तो करना है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे टाइम को चूज़ करना होगा इस केमिकल को अप्लाई करने के लिए, इस फंजीसाइड के मिक्सचर को, इस बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड के मिक्सचर को, जब बारिश ना हो रही हो या फिर बारिश होने की आशंका काफ़ी समय के लिए 8 से 9 घंटे के लिए ना हो। इस तरह से हम इस डिसीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था कैंकर ऑफ सिट्रस। अब हम देखते हैं सिट्रस गुमोसिस। सिट्रस गुमोसिस भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पाया जाता है और साथ ही साथ पंजाब और असम में बहुत ही ज़्यादा यह वाइडली स्प्रेड है। इस डिसीज़ में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जितने भी लेमन की ससेप्टेबल वैरायटी हैं जैसे कि कंपेयर टू ग्रेप फ्रूट या फिर रफ लेमन या फिर स्वीट लेमन, ये इस डिसीज़ के लिए ससेप्टेबल होते हैं। लेकिन साउथ इंडिया में जो स्वीट ऑरेंज है वो इस डिसीज़
वह जो डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको स्वीट ऑरेंज में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस पैथोजन के कारण, इस डिसीज़ के कारण जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी लॉस होता है, क्योंकि या तो प्लांट पार्शली मर जाता है या फिर कम्प्लीटली मर जाता है। तो इस तरह से ये डिसीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लिए हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा लॉस कराती है। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, या फिर जहाँ पे एरिड एरियाज़ हैं और साथ ही साथ जहाँ पे हाई रेनफॉल है, वहाँ पे इस डिसीज़ का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये था मोमोसिस का इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके सिम्टम्स। पहला सिम्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लांट का एक ब्रांच है, जिस ब्रांचिंग में गुमोसिस का सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है। गुमोसिस में मोस्टली ब्राउन कलर के हनी लाइक एक्सक्यूट्स निकलते हैं, और जो कि ये एक्सक्यूट्स प्लांट में धीरे धीरे निकलने के साथ साथ प्लांट में ड्राइंग की भी समस्या को उत्पन्न करते हैं। ये इसके छोटे से एक ब्रांच में है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बार्क में, इसका बार्क भी इन्फेक्ट होता है। डिसीज़ जो मोस्टली है वह स्टार्टिंग में वाटर सोक पैचेस के रूप में स्टार्ट होती है स्टेम के बेसल पोर्शन पे, जो कि ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी कि जो मेन आपका बार्क होता है, जो मेन स्टेम होता है इस ऑरेंज में, उसका बेसल पोर्शन जस्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर का, वहाँ पे वाटरी सोक पैचेस बनना स्टार्ट होती हैं, और धीरे धीरे जो बार्क होता है जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वह ड्राई होने लगता है, श्रिंक होने लगता है, और उसमें क्रैक्स और शेड्स भी होने लगते हैं। जैसे, और ये जो क्रैक्स और शेड्स हैं ये वर्टिकल स्ट्रिप में ही आते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यह वर्टिकल ही इनमें क्रैकिंग और शेडिंग हो रही है। इसमें ऊपर का जो बार्क का ऊपर का जो स्किन है वो किस तरह से श्रेडिंग के थ्रू निकल जाता है और उसमें वर्टिकल क्रैक्स फॉर्म हो जा रहे हैं। तो इन जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं इन्हीं में बाद में रेडिश ब्राउन कलर का एक गम निकलता है, जो कि बार्क से अंदर की साइड से निकलता है, और यह केवल इन्फेक्टेड एरिया में ही होता है। विदाउट इन्फेक्टेड एरिया में किसी भी तरह का कोई भी गम एक्सक्यूट्स नहीं होते, लेकिन इन्फेक्टेड जो ट्रंक होते हैं वहाँ पे गम बाहर निकलने लगता है। और मोस्टली जो गम होता है वो हमेशा स्वीट ऑरेंज में सबसे ज़्यादा निकलता है, जबकि ग्रेप फ्रूट में सब यह कम निकलता है। साथ ही साथ आपको लेमन में भी जो एक्सक्यूट है गम का वो बहुत कम देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा यह स्वीट ऑरेंज में ही देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन है धीरे धीरे वो क्राउन रूट की तरफ एक्सटेंड होने लगता है और कॉलर रीजन को भी इन्फेक्ट करने लगता है, जिससे आपका प्लांट में ग्रिडलिंग हो जाती है और इन्फेक्टेड प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है, ड्राई होने लगता है, और सीवियर इन्फेक्शन में प्लांट मर भी सकता है। तो ये है डिसीज़ का सिम्टम्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पैथोजन। यह एक फंगल डिसीज़ है जो कि फाइटोफ्थोरा के वेरियस डिसीज़ द्वारा कॉज होती है, जैसे कि फाइटोफ्थोरा निकोटियाना वैरायटी पैरासिटिका, और फाइटोफ्थोरा पाल्मिवोरा, और फाइटोफ्थोरा सिट्रोफ्थोरा। तो इस तरह से इन पैथोजेंस के द्वारा जो डिसीज़ है वो फील्ड में कॉज होती है। मोस्टली ये जो पैथोजेंस होते हैं वह एसेप्टेड होते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं, और या फिर इंटरसेलुलर हाइफी दोनों ही पाई जाती है इसमें। यानी कि या तो इनकी जो हाइफी इंटरसेलुलर भी हो सकती है या फिर इंट्रासेलुलर भी हो सकती है। स्पोरेंजिया का जो शेप होता है डिसीज साइकिल में हम देख सकते हैं कि जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोरेंजिया होता है वो ओवॉइड टू इलिप्सॉइड शेप का है। देख सकते हैं कि या तो फिर ये ओवॉइड शेप का है या फिर ये इलिप्सॉइड शेप का होता है। साथ ही साथ स्पोरेंजियम जो होते हैं वह स्पोरेंजिया 4 उनके राइट एंगल्स में अटैच्ड होते हैं, और इन स्पोरेंजिया के अंदर जूस पोर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि देख सकते हैं जूस पोर इसके बाई फ्लैजिलेट होते हैं। तो इस तरह से ये पैथोजन इस तरह की फंगस स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसमें माइसीलियम हाइफी, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोस्पोर एंड
जूस्पोर, एस्पोरेंजियोफोर एंड जूस्पोर होते हैं। एस्पोरेंजिया, दिस इज जूस्पोर। तो इस तरह से इसमें पैथोजन का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है इसका डिसीज साइकिल। इस डिसीज़ में मोस्टली जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वह माइसीलिया के द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्राइमरी माइसीलिया होता है वह डोर्मेंट फेज़ में जाकर किसी भी इन्फेक्टेड फ्रूट्स या फिर ट्रंक्स में सर्वाइव कर सकता है एज अ डोर्मेंट, और जैसे ही उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा यह एक्टिव हो जाएगा और इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो स्पोरेंजिया एंड जूस्पोर के कारण होता है, जो यहाँ से हो रहा है। यह किसी भी रेन वाटर के थ्रू या फिर स्प्लैश के थ्रू या इरिगेशन वाटर के थ्रू किसी भी अन्य हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकती है। तो इस तरह से सबसे पहले इन्फेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से, एंड देन सेकेंडरी इन्फेक्शन जूस्पोर और स्पोरेंजिया के थ्रू अन्य ऑर्चर्ड के अन्य हेल्दी प्लांट में जाके इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से था ये इस पैथोजन का डिसीज साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट। इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हमें सबसे पहले ऐसे एरिया का सिलेक्शन करना हो जहाँ पे प्रॉपर ड्राइनेज सिस्टम हो, और जहाँ पे जो कि वाटर सबमर्ज्ड एरिया ना, मतलब हमें वाटर लॉगिंग एरिया को अवॉइड करना है। जहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज का व्यवस्था हो, ऐसे ही फील्ड को हमें चूज़ करना है। साथ ही साथ हमें हाई बडेड ग्राफ्ट्स का यूज़ करना है, जिसमें 30 to 40 सेंटीमीटर या उससे बड़े ग्राफ्टिंग मटेरियल, लंबे ग्राफ्टिंग मटेरियल यूज़ किए जाएँ। इस तरह के ग्राफ्टिंग मटेरियल को यूज़ करना है जो कि डिसीज़ के इंसिडेंस को आने से रोकता है। साथ ही साथ हमें जो इरिगेशन मेथड है उसे हमें डबल रिंग मेथड के थ्रू फील्ड में प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि जो आपका इनर रिंग होगा वो 45 सेंटीमीटर होगा ट्री ट्रंक के अराउंड, जो कि प्लांट के ट्रंक में डायरेक्ट मॉइस्चर को जाने से रोकता है। अगर हम डबल रिंग मेथड लगाते हैं तो जो आपका इनर रिंग्स होता है वो क्या होगा, वो 45 सेंटीमीटर अगर हम उसे रखते हैं प्लांट की, तो जो वाटर होता है वह डायरेक्ट इरिगेशन, वहाँ पे जो डायरेक्ट वाटर है नहीं जा पाता, वो धीरे धीरे उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है। तो इसलिए हमें डबल रिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए। और जितना उसमें अगर डबल रिंग मेथड का सबसे मोस्टली यूज़ तब होता है जब कभी कभी ताकि जो प्लांट हो वो एक्सेस वाटर प्रोवाइड ना हो जाए। एक्सेस वाटर प्रोवाइड होने से एक्सेस इरिगेशन को रोकने के लिए हम डबल रिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही साथ फील्ड में हमें प्लांट में किसी भी कल्चर ऑपरेशन के दौरान क्राउन रूट्स पे या फिर स्टेम के बेस पे हमें अवॉइड करना चाहिए इंजरीज होने से। हमें किसी भी तरह प्लांट में, वैसे किसी भी पार्ट में इंजरी होने से बचाना चाहिए, बट अगर हम इसके मेन स्टेम को और रूट्स को, क्राउन रूट्स को डैमेज होने से बचाते हैं तो जो पैथोजन है वो प्लांट में ईजिली एंटर नहीं कर पाता सॉइल से, और इन्फेक्शन नहीं फैला पाता। तो ये थे ऐसे मैनेजमेंट जो कि डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, डिसीज़ को सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम सौर ऑरेंज या ट्राईफॉलिएट ऑरेंज रूट स्टॉक का प्रोपोगेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिसीज़ को रेसिस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। साथ ही साथ एज अ केमिकल हम बोडेक्स पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्लांट का जो आपका पौधा है या फिर आपका ऑर्चिड में जो ट्री ऑरेंज का, उसके नीचे के पोर्शन को हमें बोडेक्स से पेस्ट कर देना है, बोडेक्स पेस्ट का यूज़ कर देना चाहिए, जिससे जो डिसीज़ है वह प्लांट में इन्फेक्शन स्टार्ट ना कर सके, नीचे की तरफ से वह इन्फेक्शन ना स्टार्ट कर सके। हमेशा हमें प्लांट का 60 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर तक का पोर्शन को, 60 सेंटीमीटर के पोर्शन तक को पेंट करना चाहिए, ताकि जो इन्फेक्शन है वो नीचे से एंटर ना कर सके। तो इस तरह से हम इस प्लांट को किसी भी सिट्रस के प्लांट को हम इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं। तो ये था मैनेजमेंट ऑफ गुमोसिस। टोटल हमें 2 ही डिसीज़ पढ़ने थे, आपका सिट्रस कैंकर एंड गुमोसिस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट सेशन में हम फिर से एक अनदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ स्टे इनसाइड।
course you have to be stay safe. Thank you.